पिछले वीडियोस में हमने यूनिट 2 कंप्लीट किया था एंड आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 पर फोकस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आगे की वीडियोस आती रहे तो आप कमेंट करो एंड आप और कमेंट में ये भी बताओ कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लासेस चाहिए। और या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलो टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा यूनिट 3 होगा, पर ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यूनिट 3 का ये जो पार्ट है ना, ये कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज़ एथिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड प्ले, तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है एंड इसके बारे में हम लोग बात ना ही करें तो ज़्यादा है। ये तो टॉपिक इतना बड़ा है कि पढ़ाने में, इसका नोट्स बनाने में तो इतना टाइम लगेगा और रिवीजन तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसको पॉइंट बाई पॉइंट मैंने बना रखा है, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बाकी की जो हमारी सिलेबस है ये उसको अगले अगले हम लोग पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं कि हमारा अगला सिलेबस क्या क्या होगा। ये जो 4 हैं टॉपिक्स वो अलग अलग पार्ट्स में आएंगी। जैसे है पहला हमारा ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। फिर अगले पार्ट में हमारा आएगा मेडिटेशन, फिर डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। तो ये इंटीग्रिटी और एम्पैथी वगैरह जो बेसिक्स है हमारा एथिक्स का, वो मैंने पिछले वीडियोस में करा रखी है। अगर आपको वो वीडियोस समझ में आ गया तो आपको ऑफ कोर्स ये टॉपिक समझ में आएगा, लेकिन आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस, दोज क्लासेस, दोज लेक्चर्स, देन आपको ये समझ में आएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। नहीं तो आपको तो दिमाग से ऊपर ऊपर तक भी नहीं जाएगा, ऐसे ही उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियोस काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो अगर मैं वो पूरे बनाती तो काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी बन जाता एंड कुछ भी समझ में नहीं आता, बस पच जाता। तो आप एक पेन और एक पेपर ले लो एंड मैं जो बता रही हूँ उसका एक रफ़ नोट्स बना लो ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे एंड आपके एग्ज़ाम्स में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आए। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको रियल लाइफ में भी अपनाओ, क्योंकि एथिक्स जो है आपके सिलेबस में वो आपको नैतिकता सिखाने के लिए है, ना ही कि सिर्फ एग्ज़ाम्स में आंसर देने के लिए या सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक को समझते हैं कि कल्टिवेटिंग इनर वैल्यू का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज़ कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज़। तो आपको क्या लगता है इनर वैल्यूज़ क्या है? ये मैंने पिछले वीडियोज़ में करा रखी है, तो ये भी आप जाकर देख लो। ये जो मैं बोल रही हूँ ना पिछले वीडियोज़ में करा रखी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना, क्योंकि आप बोलोगे अरे यार ये तो बता ही नहीं रही है, सब ऊपर ऊपर तक ऐसे ही बोल दे रही है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स कंप्लीट नहीं होगी ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जीरो से हीरो बनना है तो जाओ वो वीडियोस देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो टॉपिक पर आते हैं। तो कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज़ क्या है? थोड़ा देर सोचो और सोच लिया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ। देखो, जो हमारी जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, या फिर हमारे ट्रेट्स जो होते हैं, जैसे बैड ट्रेड्स की बात करूँ, बैड क्वालिटीज़ की बात करूँ, तो कोई लोग जो होते हैं बदमाश होते हैं और उनकी बदमाशियाँ उनकी हरकतों में, उनके एक्शंस में दिख जाती हैं। जो एक्शंस होते हैं उनके, जैसे कोई गॉसिप्स में अच्छा होता है एंड किसी की चुगलियाँ बहुत अच्छे से करता है, ACTIONS, हाँ ओ छूट गया था। एक्शंस जो हमारे होते हैं और जो ट्रेड्स होते हैं, जो इनर वैल्यूज़ होती हैं, वो एक्शंस में दिखती हैं, ठीक है। ट्रेड्स जो होते हैं वो एक्शंस में दिखते हैं। तो किसी को कहते हैं अरे यार ये तो बहुत बदमाश है, ये तो बहुत चंट है यार, ये तो बहुत तेज है, बहुत क्लेवर है। तो वो जो वैल्यूज़ जो होती हैं ना, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, मतलब जो उनकी आदतें जो होती हैं, जो गॉसिप करने की आदतें वगैरह होती हैं, जो बैड हैबिट्स भी होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, वो उनके एक्शंस में दिखती है। तो और जो इनर वैल्यूज़ होती हैं, जिससे अच्छाइयाँ जो होती हैं वो गुड इनर वैल्यूज़ हैं। या फिर जो आपकी एम्पैथी हो गया, जैसे कॉम्पैशन हो गया, या फिर आपकी इंटीग्रिटी हो गई, ये सब जो होती हैं वो गुड इनर वैल्यूज़ हैं। वो भी आपके एक्शंस में झलक जाएंगे अगर आपके अंदर है तो ये यही बोल रहा है कि हमें अच्छी जो हमारी गुड वैल्यूज़ जो हैं, गुड इनर वैल्यूज़, उसको कैसे बनाया जाए, मतलब अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इनर वैल्यूज़ को कैसे बढ़ाया जाए, जो इनर वैल्यूज़ हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कल्टीवेट किया जाए, ठीक है। तो यही आज के सम क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे जो बिलीव्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जो हम लोग डिसीज़न मेकिंग करते हैं, तो वो उसमें भी दिखती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में,
प्रो लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझ जाना। प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, वो वैल्यूज़ ज़रूर झलकती हैं, ठीक है। तो इनको कैसे कल्टीवेट किया जाए, इसके लिए भी कुछ रास्ते हैं, कुछ वेज़ हैं, कुछ रास्ते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या करें कि इनर वैल्यूज़ हमारी कल्टीवेट हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना ज़रूर, इसको सुनना ध्यान से, ठीक है, जो बता रही हूँ मैं। ओके, तो इरेज क्यों नहीं हो रहा ये, ओके, चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन पर आते हैं हम लोग कि इनर वैल्यूज़ हमारी क्या है, उसको कैसे कल्टीवेट किया जाए। तो देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, हाँ ये रहा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो दिया है, चलो उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे दिया डेफिनेशन की, कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज़ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड ग्रोथ। इट इन्वॉल्व्स नर्चरिंग वर्च्यूज़ लाइक कंपैशन, रेजिलियंस एंड ऑथेंटिसिटी, गाइडिंग अस टू लिव विद पर्पस एंड इंटीग्रिटी। तो ये जो इनर वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक जर्नी होती है, सेल्फ ग्रोथ के लिए एक जर्नी होती है, जो कि ये हमें नर्चर करती है, वो हमें बनाती है, वो हमें सिखाती है कि हमारा कंपेशंस कैसे होने चाहिए, वो कंपेशन बनाती है, रिजाइलेंस ऑथेंटिसिटी ये हमारी ग्रोथ कराती है, ठीक है, और हमारी लाइफ का पर्पस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और हमारे अंदर कैसी इंटीग्रिटी होनी चाहिए और क्या क्या इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। Through practices such as mindfulness and gratitude, we deepen our connection to these values, fostering greater well-being and empathy. तो इन्हें प्रैक्टिस करने से हमारे जो ग्रैटिट्यूड होती है और जो माइंडफुलनेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं और हमारे इन वैल्यूज़ के साथ डीप कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर वेलबींग होता है, वो हमारे जो अच्छाइयाँ जो होती है वो हमारी बढ़ती हैं, जो हमारे एम्पैथी होते हैं वो बढ़ता है, ठीक है। लिविंग इन अलाइनमेंट विद आवर इनर प्रिंसिपल एनेबल टू अस टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस विद ग्रेस एंड काइंडनेस, फोस्टरिंग डीपर कनेक्शन एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू आवर कम्युनिटीज़। तो इन इनर वैल्यूज़ को अपनाकर हम लोग क्या कर पाते हैं कि लाइफ के चाहे जितनी भी जैसे भी चैलेंजेस हो उसको हम लोग फेस कर पाते हैं काइंडनेस के साथ, और हम अपने समाज के साथ एक डीप कनेक्शन बना पाते हैं, गहरा संबंध बना पाते हैं एक पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से अपनी कम्युनिटीज़ के साथ, चाहे जिस भी समाज में आप रह रहे हो, ठीक है। It's an ongoing process of self-discovery and self-love, empowering us to embody the best version of ourselves and create a more compassionate and harmonious world. इससे क्या होता है कि हम लोग सेल्फ लव करना सीखते हैं, सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद की खोज कर पाते हैं, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं दिमाग में जो चल रही होती हैं, जो हमारी सेल्फ प्रॉब्लम होती हैं, जो हमारे दिमाग में क्या करने चाहिए, कैसे रास्ते हैं, किधर जाना चाहिए, क्या मतलब जैसे स्टूडेंट्स को होता है मेन प्रॉब्लम कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। तो इनर वैल्यूज़ जो हमारी होती हैं वो चूज़ करने से हमारी जो डिफरेंट वेज़ की जो हमारी प्रॉब्लम होती है कि इस रास्ते जाएं या फिर इस रास्ते जाएं या फिर इस रास्ते जाएं, तो ये वाली जो कन्फ्यूज़न होती है वो हमारी कम होती है, एंड हम काइंडनेस के साथ, सेल्फ लव के साथ समाज को एम्पावर कर पाते हैं और हम लोग अपना बेस्ट वर्जन दे सकते हैं, बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं और एक हार्मोनियस वर्ल्ड की हम लोग स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे हम लोग इनर वैल्यूज़ को कल्टीवेट कर पाएँ, ठीक है, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हमें प्रैक्टिस करके अपने इनर वैल्यूज़ को कल्टीवेट कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज टू कल्टीवेट इनर वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस एथिक्स इन वर्क स्पेस। ओके, देखते हैं। तो पहला हमारा प्रैक्टिस इंटीग्रिटी। तो पहला हमारा प्रैक्टिस इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी जो है ये मैंने पिछले क्लास में ये करा रखी है, तो आप जाओ उस वीडियो को देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने लगी तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ हो जाएगा ये, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एडिट करने में, अपलोड होने में। तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा डिले हो वीडियो को अपलोड होने में एंड अगले वीडियोज़ आने में। तो गो एंड वॉच दोज वीडियो एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखते हैं यहाँ पे कि पहले रफली हम समझते हैं कि प्रैक्टिस इंटीग्रिटी क्या है, थोड़ा सा बता दे रही हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होना, ट्रू पर्सन होना, चाहे हम किसी के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, कोई भी पर्सन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो बदमाश हो या फिर कुछ भी हो, अच्छा हो, ट्रू पर्सन होना और ऑनेस्ट होना इज़ इंटीग्रिटी, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो सही शब्द ही बोलते हो, सही वर्ड ही बोलते हो, वर्ड नहीं मतलब करेक्ट हमेशा नहीं हो सकता, मतलब सच ही बोलते हो, सच का सामना करते हो, सच बोलते हो, स्टैंड लेते हो सच के लिए, जो प्रोमिसेस करते हो वो सच्ची प्रोमिसेस करते हो, झूठ नहीं बोलते हो आप, और अनएथिकल बिहेवियर्स को आप अवॉइड करते हो, वो है इंटीग्रिटी, ठीक है। तो बीइंग ऑनेस्ट इज़ इंटीग्रिटी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है डेफिनेशन।
Practicing integrity involves consistently adhering to moral and ethical principles in all aspects of life. It encompasses honesty, transparency, and reliability in one's actions, decisions, and interaction with others. A summary of practicing integrity might emphasize the following points. ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स है वो उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, आप उस पर झूठ नहीं बोलते आप कभी भी, चाहे लाइफ के कोई भी पड़ाव हो, ठीक है। और एक कंपास का क्या काम होता है आप जानते हो कि सही डायरेक्शन बताता है। कंपास जो होता है वो सही डायरेक्शन बताता है चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ में ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और जो विश्वसनीयता होती है, जो रिलायबिलिटी होती है कोई भी एक्शंस में, वो होनी चाहिए। डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप किसी से भी इंटरेक्ट हो रहे हो तो वो आपके अंदर की ऑनेस्टी झलकनी चाहिए, क्योंकि आप इंटीग्रिटी को अपनाते हो, इनर वैल्यूज़ आपकी अच्छी हैं, ठीक है, तो वो आपकी झलकेंगी, ठीक है। तो देखते हैं इसके क्या प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपनी इंटीग्रिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहला है ऑनेस्टी। तो मैंने बताया था रफली कि ये ऑनेस्टी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। बीइंग ट्रूथफुल एंड सिंसियर इज़ ऑल डीलिंग्स बोथ विद वन सेल्फ एंड अदर्स। दिस इन्वॉल्व्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिसाइड लाइज एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। तो ट्रूथफुल होना एक अपने आप में ही बड़ा चीज़ है। इससे क्या होता है कि हमारी जो डील्स होती हैं किसी भी मुश्किल का हम लोग अच्छे से सामना कर पाते हैं। अगर आप सच बोलोगे, ऑनेस्ट रहोगे, तो आप पर कोई भी विश्वास कर सकता है एंड वो अपनी थॉट्स आपको बता सकता है, अपनी इमोशंस शेयर कर सकता है आपसे। एंड इससे क्या होता है कि आप जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट होता है उससे आप बच पाते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो और हमेशा आप सच के लिए स्टैंड लेते हो। आगे हमारा है टू कंसिस्टेंसी। ओके, maintaining moral principle and ethical standards consistently regardless of external pressure or circumstances. Integrity is demonstrated through unwavering adherence to one's values. चाहे कैसा भी सिचुएशंस हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर्स आए, कोई भी बाहरी दबाव आए, अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप अपने मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सच का सामना करना चाहिए, सच के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, तो वो सच का साथ देना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे जो एथिकल हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करोगे तो आप इंटीग्रिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप पे कोई भी ब्लाइंडली आप पर कोई भी विश्वास कर सकेगा एंड उसके साथ आपकी कनेक्शन बिल्ड हो पाएगी। और इससे क्या होगा कि आपकी इनर वैल्यूज़ कल्टीवेट होंगी। इनर वैल्यूज़ ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनर वैल्यूज़ को कैसे कल्टीवेट किया जाए, ठीक है। तो उसमें हम लोग सीख रहे हैं कि इनर वैल्यू को कैसे कल्टीवेट किया जाए। तो उसमें हमने पढ़ा कि इंटीग्रिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कल्टीवेटिंग इनर वैल्यूज़। और इंटीग्रिटी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड है हमारा ट्रांसपेरेंसी, यानी जो पारदर्शिता जो हमारी है वो कैसी होनी चाहिए। तो बिजनेस में या फिर सोसाइटी में देखें तो ट्रांसपेरेंसी का अर्थ होगा बीइंग ऑनेस्ट या फिर बीइंग काइंडनेस, ठीक है। ऑनेस्ट होना या काइंडनेस होना, ठीक है, जिससे कि आपकी जो कनेक्शन होगी सोसाइटी के साथ वो डीप हो पाएंगी एंड आपकी इससे इनर वैल्यूज़ बढ़ पाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम खुद को ट्रस्ट के काबिल रखते हैं, मतलब खुद को सच, देखो अगर आप सच्चाई का साथ देते हो तो ऑफकोर्स सबको ही आप पर बिलीव करेगा एंड वो आपको वो खुद का जो इमोशंस है वो आपके साथ शेयर करेगा एंड आपके साथ फेयर होगा। एंड किसी का भी एक्शंस हो रहा है, जो भी एक्शंस हो रहे हैं उसमें फेयरनेस के साथ अगर सपोर्ट करते हो तो इससे आपकी इनर वैल्यूज़ बढ़ेगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमारा 4 है रिलायबिलिटी। तो ये क्या होता है? ये होता है विश्वसनीयता, ठीक है। Fulfilling commitments and obligations with reliability and dependability. People with integrity can be trusted to follow through on their promises and responsibilities. तो ये जो होती है जैसे जो हमारी विश्वास जो होता है, अगर हम विश्वसनीय हैं तो ऑफकोर्स पीपल विल बिलीव अस। अगर हम डिपेंडेबल हैं, अगर हम किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, अगर हम विश्वास के लायक हैं तो ऑफकोर्स पीपल विल बिलीव यू एंड शेयर देयर फीलिंग्स विद यू।
दे विल ट्रस्ट यू एंड ऑफ कोर्स आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समाज के प्रति, अगर आप कोई भी प्रोमिस करते हो, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, अगर आप उसको निभाते हो, अगर उस पर खड़े उतरते हो, तो ऑफ कोर्स पीपल विल फॉलो यू एंड इससे समाज सुधरेगा एंड ये आपकी इनर वैल्यूज़ में ग्रोथ लाएगा। ठीक है, आगे हमारा फिफ्थ रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप अगर एग्जाम में आए तो आप इसको ज़रूर लिखना। Treating other with dignity, fairness, and respect, regardless of differences in opinion, background, or status. Integrity involves recognizing the inherent worth of every individual. सबको समानता के साथ, सबको सेम डिग्निटी देना, सेम अवसर देना, सेम रिस्पेक्ट देना, ये बिना उसके ओपिनियन को जाने, बिना उनके बैकग्राउंड को जाने, बिना उनके स्टेटस को जाने, या फिर वो छोटे घराने से आता है या फिर बड़े घराने से आता है, या फिर वो रिच है या फिर वो पुअर है, आप उसके साथ फेयर जो जो एक्शंस हैं, फेयर जो जजमेंट्स हैं, वो फेयर जजमेंट्स आप उसके साथ कर रहे हो। अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो तो इससे आपकी इनर वैल्यूज़ बढ़ेंगी एंड इससे क्या होगा कि जो आपकी समाज में जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ेंगे एंड पीपल विल आल्सो फॉलो योर पाथ्स एंड दे विल आल्सो फॉलो दिस रिस्पेक्ट गिविंग एंड टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ऑफ कोर्स दे विल आल्सो गिव यू रिस्पेक्ट, बिना उनकी कोई भी बैकग्राउंड को जाने, बिना आपके उनके स्टेटस को जाने, बिना भेदभाव के आप उसको रिस्पेक्ट देते हो तो दे विल आल्सो गिव यू रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट जो हमारा है हमारे अंदर वो एक बहुत अच्छा इनर वैल्यू है। ठीक है, आगे हमारा 6 करेज, साहस। जो साहस है, हैविंग द करेज टू स्टैंड up for what is right even in the face of adversity or personal sacrifice. Integrity requires the strength to uphold principle in challenging situation. चाहे सिचुएशन कितने भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, चाहे आपकी जो पर्सनल सेक्रीफाइस क्यों ना हो, चाहे आपकी जो पर्सनल जो आपकी जो आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप सच का साथ देते हो, सच के लिए कदम उठाते हो, आगे बढ़ते हो, सच का हमेशा साथ देते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी इंटीग्रिटी बढ़ेगी, आपकी जो इनर वैल्यूज़ हैं वो बढ़ेंगी। अगर आपके अंदर साहस है सच को साथ देने का, देन ये आपकी गुड इनर वैल्यूज़ कल्टीवेट होंगी। ठीक है, अगला हमारा है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही होना, रिस्पॉन्सिबल होना कोई भी चीज़ का। या फिर अगर आप मान लो बिज़नेस करते हो, बिज़नेस आपका बढ़ गया तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आप बोलोगे कि हाँ मेरी वजह से बिज़नेस बढ़ा है। एक बिजनेसमैन अगर उसके बिज़नेस में गिरावट आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा। तो यही है रिस्पॉन्सिबल होना, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें हों या फिर नेगेटिव चीज़ें हों, चाहे कैसे भी कंसिक्वेंसेस हो, रिस्पॉन्सिबल होना और एक्शन लेना और अपने मिस्टेक को जानना और उसे ठीक करना, यही इंटीग्रिटी की एक बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप इनर वैल्यूज़ को अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाओगे। 8 है हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी जो नैतिक हमारी जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। ठीक है, मेकिंग चॉइसेस गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल वैल्यूज rather than by personal gain or convenience. Integrity involves considering the broader impact of decision on oneself and others. So ये जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है, जो नैतिक जो हम लोग न्याय करते हैं, जो नैतिक डिसीजन लेते हैं, वो हमारी जो एथिकल प्रिंसिपल्स होती हैं, जो उसमें हमारी मोरल वैल्यूज़ होती है, वो इसमें चाहे हमारा पर्सनल ग्रोथ के लिए हो या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, अगर आप एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हो तो इससे आपकी इनर वैल्यूज़ में ग्रोथ आएंगी। इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन वनसेल्फ एंड अदर। इंटीग्रिटी ये कहती है कि चाहे कैसा भी इम्पैक्ट हो दूसरे के लिए आप ले रहे हो, कोई भी एथिकल डिसीजन या अपने खुद के लिए, आपको क्या करना है कि हमेशा एथिकल डिसीजन ही लेना है, अनएथिकल नहीं लेना। ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिसिंग इंटीग्रिटी इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटी। इट इज़ अ cornerstone of ethical leadership and personal character, shaping individuals who are respected and admired for their integrity and honesty. तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटीग्रिटी का प्रैक्टिस करने से हमारा जो ट्रस्ट होगा वो बिल्ड होगा और इससे क्या होगी कि एक रिलेशनशिप जो हमारी होंगी वो मीनिंगफुल होंगी। इससे क्या होगा कि हम लोग अपने समाज को आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी एथिकल जो लीडरशिप जो हमारी है वो बढ़ पाएंगी, हमारे जो पर्सनल कैरेक्टर्स होंगे वो बढ़ पाएंगे जो पॉजिटिव वे में होंगे। एंड इससे क्या होगा कि हम तो खुद को सेप में ला ही सकते हैं, मतलब हम खुद को तो बना ही सकते हैं, अच्छा बना देंगे, लेकिन हम समाज को भी एक अच्छे वे में ले जा पाएंगे और इससे हम लोग का समाज जो होगा वो कुछ सीखेगा, वो भी मोटिवेट होगा और एक गुड वे में जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है सेकंड पॉइंट, कल्टीवेट एम्पैथी। तो पिछले वीडियोस में मैंने एम्पैथी करा रखी है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी सो गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस एंड इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़े। ठीक है, तो ये जो हमारा है कल्टीवेट एम्पैथी, एम्पैथी मैंने बताया है पिछले वीडियोस में। तो एम्पैथी मतलब आपको मालूम है ना कि दूसरे को सिचुएशंस को समझना,
और समझकर उसमें थोड़े से कंपैशन दिखाना एम्पैथी है, ठीक है। ये नहीं कि आप समझ लिए उसके सिचुएशन को और ना तो क्या हो गया वहाँ से, दिस इज़ नॉट एम्पैथी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम खुद को दूसरे की जगह पर रख कर देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके सिचुएशंस को, उसके इमोशंस को, उसके कंडीशंस को, ठीक है। और एम्पैथी को कल्टीवेट करके हम लोग क्या कर पाएंगे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे, जो कि हमारे कलीग्स जो हैं या फिर जो हमारे रिलेशनशिप हैं किसी के भी साथ, वो एक अच्छे वे में जाएंगे एंड वो बेटर हो पाएंगे एंड काफ़ी डीप कनेक्शन बन पाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन क्या है इसका। Cultivating empathy involves developing the ability to understand and share the feelings, thoughts, and experiences of others. It's a fundamental aspect of emotional intelligence and essential for building strong interpersonal connection and fostering compassion. तो एम्पैथी जो होता है वो क्या होता है कि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, जिससे हम किसी की भी फीलिंग्स को, थॉट्स को, उसके एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं और अपना कंपैशन उसमें दिखा सकते हैं। इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शन एंड फॉस्टरिंग कंपैशन। अगर आपको कंपैशन बढ़ाना है, अगर आपको किसी के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाना है, डीप करना है कनेक्शन, किसी को समझना है, तो एम्पैथी दिखानी होगी आपको। तो देखते हैं कि एम्पैथी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके कुछ वेज हैं यहाँ पे, देखते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरे को समझना, ठीक है। Empathy being with actively listening to others and seeking to understand their perspective, emotions, and experiences. It involves putting oneself in someone else's shoes without judgment or bias. तो ये मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा रखा है, यही सेम डेफिनेशन था कि खुद को दूसरे की जगह पर रखना, यानी दूसरे को जूते को अपने पैर में पहनकर फील करना कि उसे कैसा महसूस होता है इस जूते को पहनने पर। यहाँ पे जूता जो है वो इमोशन है और ठीक है, जो फील है वो इमोशन है और यहाँ पे जूता जो है वो लोग हैं। तो अगर आप उस लोग की जगह पर खुद को रख कर देखोगे तो फील होगा कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है वो पर्सन। इससे क्या होगा कि आपकी एम्पैथी बिल्ड हो पाएगी, ठीक है। और दूसरे को एक्टिवली सुनना, उसकी बातों को गौर से सुनना और देखना कि उसे कहाँ समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे है सेकेंड, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस. Empathetic individuals are attuned to the emotions of others, recognizing both verbal and non-verbal cues. By acknowledging and validating these feelings, they create a supportive environment for open communication. जो एम्पैथेटिक पर्सन होते हैं उनके पास एक सेंस होता है कि अगर सामने वाला बंदा ना भी बोले और वो कोई इमोशन से गुजर रहा है तो वो समझ जाएगा कि वो क्या फील कर रहा है। अगर वो खुश भी है तो वो समझ जाएगा, अगर वो दुखी भी है तो समझ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बिल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो सामने वाला अपना फीलिंग्स बता पाएगा और इससे हम लोग एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट को, वहाँ पे वातावरण को क्रिएट कर पाएंगे और वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर पाएगा और इससे ओपन कम्युनिकेशन होगा और वो आपसे हर बात शेयर करेगा। अगला है हमारा थर्ड, प्रैक्टिसिंग पर्सपेक्टिव टेकिंग. Cultivating empathy requires the ability to see situations from different viewpoints. This involves imagining how others might feel or think in a given scenario, fostering empathy and understanding across diverse perspectives. तो मैंने जैसे ऊपर बताया यहाँ पे कि इससे क्या होता है कि ये एक एबिलिटी होती है जिसे हम उसके व्यू पॉइंट से देखते हैं, बिना किसी जजमेंट के उसको समझते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है और जो, ठीक है। तो यही एम्पैथी है और उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना, उसे समझना, उसको समझाना, यही है, ठीक है। आगे हमारा फोर, सोइंग कंपेशन. थोड़ा कंपेशन दिखाना, ये नहीं कि रो रहा है वो बंदा, समझ गए हम लोग, रो रहा है वो और आप वहाँ पे खड़े होकर दांत दिखा रहे हो, सो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ वेरी बैड. चपेट पड़ेगी आपको वहाँ पे अगर आप उसके दुख पर हंसोगे तो दिस इज़ नॉट गुड. इससे आप सुधारो, जल्दी से जल्दी सुधारो. आप वहाँ पे थोड़ा सा कंपेशन दिखाओ यार, अगर वो रो रहा है तो थोड़ा गंभीर हो जाओ वहाँ पे, थोड़ा दिखाओ कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है. सो दिस इज़ कंपेशन. एम्पैथी इज़ नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स बट ऑल्सो अबाउट केयरिंग फॉर their well-being. Compassionate action such as offering support, kindness and encouragement demonstrate empathy in actions. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके भाई या फिर बहन कोई फेल हो गया एंड वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, रो रहा है वो, ठीक है। वो बंदा जो है वो रो रहा है, ठीक है, वो रो रहा है एंड आप यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे आप अपनी जो दांतें हैं वो दिखाकर हंस रहे हो विदाउट मोटिवेटिंग है. आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो उससे, आप बस दांत दिखाकर हे हंस रहे हो. सो दिस इज़ नॉट गुड. आप उसे सपोर्ट करो, चलो भाई कोई नहीं होता है, मैं भी फेल हुआ था, होता रहता है, पढ़ाई लिखाई में तो फेल होना ही है, आगे से इससे और बेहतर करना. या फिर कोई डेथ कर गया है तो आप खड़े होकर हंस रहे हो उसके सैडनेस पर. सो दिस इज़ नॉट गुड. आप थोड़े से कंपेशनेट हो जाओ, अपने एक्शन में कंपेशन दिखाओ, ठीक है. आप उसको सपोर्ट करो, काइंड बनो, वहाँ पे इनकरेज करो कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, ये समझती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, ऐसे कहते हैं ना. तो वही है, थोड़ा सा एम्पैथी जब आप दिखा रहे हो तो कंपैशनेट भी बनो वहाँ पे और इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, अच्छा डीप कनेक्शन होगा. फिफ्थ है हमारा बिल्डिंग कनेक्शंस, ठीक है.
Empathetic individuals for deeper connection with others by demonstrating genuine concern and interest in their lives. By showing empathy, they create a sense of trust and mutual respect in relationship. तो एम्पैथेटिक पर्सन जो होते हैं वो डीपर कनेक्शन के लिए क्या करते हैं कि वो जेनुइन कंसर्न जो होते हैं, हमारे जेनुइन जो होते हैं वो दिखाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो इंटरेस्ट होता है उनको वो दिखाते हैं लोगों के साथ अपने कनेक्शंस। अगर वो होंगे, उनके कनेक्शन डीप होंगे तो ऑफकोर्स वो कंसर्न होंगे, थोड़े जेनुइन होंगे और वो ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एम्पैथी दिखाने से आपकी जो ट्रस्ट जो है उनके प्रति या फिर उनका आपके प्रति और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है रिलेशनशिप में वो बढ़ेंगी एंड इससे कनेक्शन डीप हो पाएगा। 6 है हमारा वो है रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। कल्टिवेटिंग एम्पैथी इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइज एंड एम्ब्रेसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यानी डाइवर्सिटी को गले लगाना मतलब उसके एक्सपीरियंसेस को समझना, उसके कल्चरल डाइवर्सिटी हो या फिर रीजनल डाइवर्सिटी हो, जो भी हो उसको समझना, उसको गले लगाना, उसको इन्जॉय करना, उसको प्रमोट करना, ना कि उसका अपमान करना। ठीक है। एम्पैथेटिक इंडिविजुअल वैल्यू डिफरेंसेस एंड सीक टू अंडरस्टैंड द यूनिक बैकग्राउंड एंड कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ अदर। एम्पैथेटिक जो पर्सन होते हैं वो डिफरेंसेस को समझते हैं, उनका वैल्यू करते हैं और वो ढूंढते हैं उस यूनिक बैकग्राउंड को समझने के लिए, उसके कल्चर को समझने के लिए और उसकी आइडेंटिटीज़ को, चाहे वो कैसी भी हो, जो भी हो। ठीक है। अगला हमारा 7th प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उसको प्रैक्टिस करना यानी आत्मचिंतन जो है वो खुद के साथ चिंतन करना, थॉट्स खुद के साथ बातचीत करना। ठीक है। डेवलपिंग एम्पैथी आल्सो रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शंस। बाय एग्जामिनिंग देयर ओन बायसेस, assumptions एंड इमोशंस, इंडिविजुअल कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शंस ऑफ अदर्स। क्या होता है ना कि अगर आप चिंतन करते हो तो इससे आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ती है, आप किसी भी पर्सन के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो, किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कुछ चाहे वो कोई भी हो, आप उसके इमोशंस को समझ सकते हो। अगर जैसे एक पर्सन है कोई भी, ठीक है, कोई भी पर्सन है, जैसे कॉमनली सब कोई करता होगा, ये मैं भी करती हूँ, जैसे मिरर में हम लोग जाते हैं और खुद से बातें करते हैं, तो ये बातें करना ये भी एक तरह की सेल्फ रिफ्लेक्शन है। खुद को समझना, ये बातें करना, ये एक चिंतन करना, या फिर बैठ कर यहाँ पर चिंतन कर रहे हो, कोई भी थॉटफुल प्रोसेस सोच रहे हो, तो प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो प्रमोट एम्पैथी। ठीक है। अगला है हमारा 8 प्रमोटिंग पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज को, सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। एम्पैथी मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शन टू एड्रेस द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ अदर्स, whether through advocacy, volunteering, or supporting social causes. Empathetic individuals strive to make positive difference in the lives of those around them. तो ये जो एम्पैथेटिक जो पर्सन्स होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो किसी भी पर्सन्स को मोटिवेट करते हैं। ठीक है। कोई भी एक्शंस को करने के लिए, चाहे उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर वो पर्सन अपना कंसर्न दिखाते हैं दूसरों के प्रति। ठीक है। चाहे वो एडवोकेसी करके करें, ठीक है, या फिर वो कोर्ट का हेल्प लेकर करें। एडवोकेसी मैंने पिछले वीडियोस में करा रखी है, आप जाकर देख लो वीडियोस, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। या फिर उनको वॉलंटियर करके करें, या फिर किसी भी तरह की सोशल कॉजेज़ जो हैं, वो जो भी सोशल जो सपोर्ट है, जो भी उनका सपोर्टिंग सिस्टम है, उससे सपोर्ट करें उसको। ये एम्पैथेटिक पर्सन का एक इनर वैल्यू है। ठीक है। इससे क्या हो कि जो हमारी डिफरेंसेस है उसमें पॉजिटिव प्रमोशन दिखेगा उसमें आपको, और इससे क्या होगा कि आपके कनेक्शन बिल्ड होंगी, डीप कनेक्शन होगी, एंड आप इससे किसी भी पर्सन को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, उसके कंडीशंस को समझ पाओगे, उसको सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कल्टिवेटिंग एम्पैथी इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स। ठीक है। Emotions and experiences. It's a skill that fosters connection, compassion, and mutual understanding, leading to stronger relationship and a more empathetic society. तो ये जो एम्पैथी को कल्टीवेट करने में जो चीज़ें जो हेल्प करती है वो है एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग फॉर अदर। दूसरे के लिए हम लोग केयर करना, जेन्युइन जो केयर होता है, जो कंसर्न होता है वो दिखाना, उसको समझना, उसको ध्यान से सुनना कि वो बोल क्या रहा है, वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो क्या, उसके इमोशंस को समझना, उसके एक्सपीरियंसेस को समझना। ठीक है। तो ये एक स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए कनेक्शंस को बिल्ड करने के लिए, कंपैशन को बिल्ड करने के लिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, और एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप को लीड करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और एक एम्पैथेटिक सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। अगला है हमारा फॉस्टर रिस्पेक्ट। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सम्मान को बढ़ावा देना। ये जो है वो, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो ऑफकोर्स सामने वाला आपको भी रिस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट गुड। तो ये फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग किसी को भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, उसको सेम डिग्निटी देते हैं और उसको अप्रिसिएट करते हैं, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ भी अगर हम अपना हेल्प दिखा दें उसको, या फिर कुछ भी रिस्पेक्ट दें उसको। ठीक है।
जिसमें क्या होता है कि हम अपने जो बैड बिहेवियर्स होते हैं, जो गॉसिप होती हैं, जो बुलिंग्स होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटियल, जो हम लोग दिखाते हैं, और कल्चरल जो डाइवर्सिटी जो हमारी होती है उसका मजाक उड़ाते हैं। सो इसको अवॉइड करके हम लोग एक पीसफुल समाज को बिल्ड करना इज़ फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या है हमारा। Fostering respect involves nurturing an environment where all individuals are valued, appreciated and treated with dignity. तो फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट में क्या होता है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को नर्चर करते हैं, इस वे में ले जाते हैं जिसमें क्या होता है कि वैल्यू को बढ़ावा मिलता है, उसमें पीपल्स में वैल्यू बढ़ती है, वो अप्रिसिएट करते हैं, वो हर लोगों को सेम डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं, सेम वे में ट्रीट करते हैं, सबको सेम डिग्निटीज़ मिलती है। ठीक है, इट्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द वर्थ एंड राइट्स ऑफ अदर्स रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन ओपिनियन, बैकग्राउंड और आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि हम बिना किसी के बैकग्राउंड को देखे, बिना किसी के स्टेटस को देखे, बिना किसी के भी इस चीज़ को देखे कि वो भला रिच है या फिर पुअर है या फिर लो कास्ट से आता है या फिर हाई क्लास से आता है, वो इसको बिना देखे उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी सेम डिग्निटीज़ देना, सेम चीज़ ऑफर करना, सेम वे में उसको, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी लुकिंग एट इट्स आइडेंटिटीज़ वेदर ही बिलोंग फ्रॉम अ लो क्लास और अ हायर क्लास, उसको सेम वे में ट्रीट करना, राइट वे में ट्रीट करना, उसको सेम रिस्पेक्ट देना इज़ फॉस्टर रिस्पेक्ट। तो इसको कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसके लिए कुछ वेज़ हैं, चलो देखते हैं। पहला है वैल्यूइंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटीज़ जो हमारी हैं, जो विभिन्नताएँ हैं हमारी, उसको वैल्यू करना। Respect starts with acknowledging and embracing the diversity of perspective, cultures, and identities present in society. By appreciating differentiated individuals, contribute to an inclusive environment where everyone feels valued and accepted. इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी के भी डाइवर्सिटी को गले लगाते हैं, मतलब उसको समझते हैं, उसका इंसल्ट नहीं करते, उसको समझते हैं, ठीक है, अलग अलग हर किसी की जो डाइवर्सिटी होती है अलग अलग होती है, हर कोई अलग क्षेत्र से, अलग शहर से, अलग स्टेट से, चाहे वो आदिवासी समूह से आए या फिर कोई भी बैकग्राउंड से आए, कोई भी कास्ट से आए, कोई भी स्टेट से आए, उसकी डाइवर्सिटी जो है उसको वैल्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको वैल्यू करना, उसके पर्सपेक्टिव को वैल्यू करना, उसकी आइडेंटिटीज़ को वैल्यू करना, जो कि वो जो प्रेजेंट सोसाइटी में रह रहा है उसको वैल्यू करना इज़ वैल्यूइंग डाइवर्सिटी। हाँ, तो देखते हैं इसको आगे हमारा क्या है। ठीक है, सेकेंड है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मैंने पिछले वीडियोज़ में करा रखा है, तो आप जाकर देख लो। फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट इन्वॉल्व्स एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स विदाउट जजमेंट्स और इंटरप्शन। बिना किसी को इंटरप्ट किए, बिना किसी जजमेंट पर आए, किसी को रिस्पेक्टिव वे में सुनना, उसके हालातों को देखना, उसको सुनना कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या सिचुएशन से बिलोंग कर रहा है, क्या सिचुएशंस को झेल रहा है, उसको देखना विदाउट एनी जजमेंट्स। ठीक है, by giving others the opportunity to express themselves, individuals demonstrate attentiveness and empathy, which are key component of respectful communication. ये किसी भी पर्सन को विदाउट एनी जजमेंट उसे खुद को खुद एक्सप्रेस करने देना, उसे बोलने देना कि वो बोलना क्या चाहता है, उसको खुद को बताने देना कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको खुद को अपने आप को एक्सप्लेन करने देना विदाउट एनी जजमेंट्स, और खुद थोड़ा एम्पैथी दिखाना। इससे क्या होगा कि जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी हो पाएंगी, और ये जो टिप्स हैं वो एक बेस्ट कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन की की पॉइंट है। ठीक है, थर्ड है हमारा एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर पॉइंट में एम्पैथी शो करना, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। Empathy and understanding. Respect requires empathy and understanding toward other feelings, experiences and viewpoints. तो रिस्पेक्ट जो होता है उसको क्या चाहिए, एम्पैथी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड अदर फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट्स, और दूसरे को व्यू पॉइंट्स को समझना, उसके फीलिंग्स को समझना, उसके एक्सपीरियंसेस को समझना इज़ रिस्पेक्ट रिक्वायर्स दिस थिंग्स. By putting themselves in someone else's shoes, individuals can develop a deeper appreciation for differing perspective and cultivate mutual respect. खुद को दूसरे की जगह पर रख कर उसके इमोशंस को, उसके पर्सपेक्टिव को, उसके सिचुएशंस को समझना रिस्पेक्ट के अंदर आता है। तो रिस्पेक्ट बढ़ाना है तो ये आपको वैल्यूज़, इनर वैल्यूज़ को खुद के अंदर कल्टिवेट करना होगा। इससे क्या होगा कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ पाएंगी, कनेक्शन अच्छे बिल्ड हो पाएंगे, डीप बिल्ड हो पाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा 4 ओपन कम्युनिकेशन। ओके, तो क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व प्रोमोटिंग ओपन, ऑनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्ड मैंने पिछले वीडियोस में समझा रखी है। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव इमोशन या जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो है वो आपने नहीं पढ़े हैं तो जाओ वो लेक्चर्स अटेंड करो, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो कंस्ट्रक्टिव मैं बता दूं कि ये इन अ हैप्पी वे इमोशंस को समझा रहा है। वो कंस्ट्रक्टिव मतलब हैप्पी कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो बातचीत का वातावरण है, अगर वहाँ पे रिस्पेक्ट दिखे
तो उसमें क्या करना होगा कि आपको ऑनेस्ट होना होगा, कंस्ट्रक्टिव इमोशंस जो हमारे जो कम्युनिकेशंस हैं वो उसको अच्छी तरीके से बिल्ड करना होगा, ठीक है। और दूसरे को भी बोलने के लिए सामने वाले को भी बोलने का चांस देना होगा। इससे क्या होगा कि अच्छा कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन हो पाएगा, और थोड़ी एम्पैथी दिखानी होगी, ठीक है। इंकरेजिंग डायलॉग एंड कोलैबोरेशन अलाउ इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रेशली व्हाइल फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। दूसरे को इंकरेज करना, उसको बढ़ावा देना कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, खुद बता पाए कि वो किस हालात से गुजर रहा है, क्या वो फील कर रहा है, कौन सी इमोशन से वो गुजर रहा है, क्या फील कर रहा है वो। इससे क्या हो पाएगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएंगी एंड वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा। इससे क्या होगा कि ओपन कम्युनिकेशन हो पाएगा, वो समझा पाएगा कि वो क्या फील कर रहा है, ओपन वे में वो आपको बता पाएगा, ठीक है। अगला हमारा 5 सेटिंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को सेट करना। रिस्पेक्ट इंक्लूड रिस्पेक्टिंग पर्सनल बाउंड्रीज एंड कंसेंट। तो रिस्पेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? पर्सनल बाउंड्रीज जो हमारी होती है उसको रिस्पेक्ट देने से, ठीक है। इंडिविजुअल शुड बी माइंडफुल ऑफ अदर्स कंफर्ट लेवल। लोगों को ये जानना चाहिए कि दूसरों के भी कुछ कंफर्ट जोन होते हैं जिसको उसको आपको क्रॉस नहीं करना है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम देम, ठीक है। किसी भी उसके एक्शंस में इंगेज नहीं होना है, उनसे पूछ लेना है, पहले उससे डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसकी प्राइवेसी जो है वो भंग नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होंगी, और जो पर्सनल स्पेस जो होंगे उसके वो सेफ़ हो पाएंगे, और इससे क्या हो पाएगा कि रिस्पेक्ट बना रहेगा। 6 है हमारा प्रोमोटिंग इक्वालिटी। फोस्टरिंग रिस्पेक्ट इंटेल्स प्रोमोटिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन ऑल इंटरेक्शंस। तो ये रिस्पेक्ट जो है वो कहाँ से बढ़ेगा? इक्वालिटी को अगर आप बढ़ावा दोगे और हर किसी के साथ फेयर करोगे, ठीक है। फेयर मतलब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे, चाहे वो किसी से भी मिल रहे हो, कभी भी मिल रहे हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशंस हो। ट्रीटिंग एवरीवन विद इक्वल कंसिडरेशन एंड अपॉर्चुनिटी हेल्प टू कम्बैट डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, फोस्टिंग अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। तो सबको सेम डिग्निटी ऑफर करना, सेम अपॉर्चुनिटी ऑफर करना विदाउट डूइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी भेदभाव, ठीक है, बिना भेदभाव किए सबको सेम इक्वल सोसाइटी की जो थ्योरी है उसको प्रमोट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, सेम डिग्निटी सबको देना और सेम अपॉर्चुनिटी देना, और सबको को हेल्प करना विदाउट लुकिंग आउट हिज स्टेटस और एनीथिंग एल्स। इससे क्या होगा कि रिस्पेक्ट बढ़ेगा। 7th है हमारा रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। कॉन्फ्लिक्ट का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने पिछले वीडियोस में करा रखी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जाओ उस टॉपिक को देखो। जब तक उस टॉपिक को आप नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो और कमेंट करना कि आगे की वीडियोस चाहिए या नहीं। अगर नहीं चाहिए तो मैं नहीं बनाऊँगी, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आगे की वीडियोस नहीं देखना है। इससे क्या होगा कि मेरा भी समय बचेगा एंड आपका भी बचेगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ओके, अगर व्यूज़ ना आए इस चैनल पर तो वीडियो बनाने की कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए एंड आप सही टाइम पे पढ़ लो एंड अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा है, तो मैंने बोला कि वो वीडियोज़ जाकर देख लो तो आपको समझ में आएगा। Respectful conflict resolution involves addressing disagreements and misunderstanding calmly and respectfully. By listening to opposing viewpoints and seeking common ground, individual can resolve conflict without sorting to hostility or disrespect. तो इससे क्या होता है कि अगर आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली उसको हैंडल करते हो, उसको समझते हो, उसके पॉइंट को समझते हो कि आखिर ये कहाँ कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वो उसको हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ डिसएग्रीमेंट हो रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ क्रिएट हो रही है। इसमें क्या होता है, आपको काम होना पड़ता है, आप ध्यान से शांतिपूर्वक कोई भी सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हो। इससे क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी बहस झगड़ा हो रहा है, मन मुटाव हो रहा है, उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा 8 लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ठीक है। फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट begins with leading by example. Individual who demonstrate respect in their words and actions inspire others to do the same, creating a ripple effect that promote a cultural or respect in all areas of life. Culture of respect in all areas of life. Okay. तो इसमें अगर आप अपने छोटे भाई बहन या फिर कोई भी समाज में उसके लिए आप एग्जाम्पल देते हो, उस पर छाप छोड़ता है कि हाँ मुझे भी सेम वे में जाना चाहिए। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देगा? अगर चाहे वो कितना भी बदमाश हो तो सामने वाला रिस्पेक्ट देगा ही। लेकिन अब एकदम बदमाश है एक्सट्रीम लेवल पर, तो हो सकता है वो ना दे रिस्पेक्ट। तो इससे क्या होता है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपके देखा देखी सबको ही रिस्पेक्ट देगा। आपको देख देख कर वो सीखेगा कि हाँ मुझे भी ऐसे रिस्पेक्टफुल वे में किसी से बात करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने वर्ड्स में रिस्पेक्ट झलकाना चाहिए, गलत गलत वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। इससे क्या होता है कि रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने समाज को एक पॉजिटिव वे में प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है, सकारात्मक रूप से वो क्या होता है कि रिस्पेक्टफुल होता है, ठीक है।
तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि फोस्टरिंग रिस्पेक्ट इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग डाइवर्सिटी, प्रैक्टिसिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रोमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रीटिंग अदर्स विद क्वालिटी एंड डिग्निटी। रिस्पेक्ट का कहाँ से बढ़ता है, रिस्पेक्ट कैसे बढ़ता है, तो डाइवर्सिटी को वैल्यू करने से, एम्पैथी को प्रैक्टिस करने से, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने से, ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करने से, दूसरे को सेम वे में ट्रीट करने से इक्वालिटी के साथ और सेम डिग्निटी देने से उनको, इससे क्या होता है कि रिस्पेक्ट कल्टिवेट होता है। ठीक है, बाय कल्टिवेटिंग अ culture of respect, individual contribute to a more harmonious and inclusive society where everyone feels valued and important. अगर आप किसी के कल्चर को सम्मान देते हो तो सब कोई ऑफ कोर्स सामने वाला फील करेगा, अरे ये तो मेरे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा है, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। इससे क्या होगा कि समाज आगे बढ़ेगा, हर किसी को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे, हर कोई कल्चर एक दूसरे को वो भी क्या करेगा कि वो भी प्रमोट करेगा उसके कल्चर को, और एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करने से हमारी क्या होगी, समाज जो होगी वो एक पीसफुल वे में चलेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो समाज होगा वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम हो पाएगा और हम लोगों को एम्पावर कर पाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि सबको वैल्यूएबल फील होगा, सबको लगेगा कि हाँ मेरी भी वैल्यू है। अगला है हमारा 4 जो है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। तो ऊपर ऊपर तक हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी लाइफ के चाहे कोई भी एक्शन हो उसमें हम अपना बेस्ट देते हैं। हम खुद को मतलब खुद के कंफर्ट जोन से निकल कर अपना एक ये गोल को क्रैक करते हैं हम लोग। जो हमारा गोल है उसको हम लोग क्रैक करते हैं और कंफर्ट जोन से निकल कर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारे जो मिस्टेक्स वगैरह होते हैं, जो हमारी लर्निंग्स होती हैं, ठीक है, उससे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमें एक एक्सपीरियंस होता है। इससे हम लोग क्या होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी की ढूंढते हैं कि हमारी कहाँ मतलब कोई नौकरी वगैरह लग जाए, या फिर हम गोल अचीव कर पाए, हमारी ग्रोथ हो जाए, या फिर हमारी डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। तो इसको कल्टीवेट करने से क्या होती है, हमारी जो इनर वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी बढ़ती हैं, और हम लोग एथिक्स जो होते हैं उसको भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लेवल पे हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पर हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग हमारी जो रिलेशनशिप होंगी वो अच्छी भी होंगी, डीप होंगी, और इससे हमारा पर्सनल ग्रोथ होगा, और इससे हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपैशनेट वर्ल्ड की हम लोग स्थापना कर सकते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। Striving for excellence involves pursuing the highest standard of performance, innovation, and personal growth in all endeavors. It's about continuously challenging oneself to improve and achieve one's full potential. ठीक है, देखते हैं। तो striving for excellence involves pursuing the highest standard performance. देखो इतना ही बोल रहा है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनोवेशन क्या, परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इससे क्या होता है कि हम लोग करते हैं अपना कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग खुद के कंफर्ट जोन से निकल पाते हैं, और जो हमारे चैलेंजेस होता है उसको कंटिन्यूअसली चैलेंज करते हैं हम लोग खुद को इम्प्रूव करते हैं। किसी भी चीज़ को, कोई भी हमारा फुल पोटेंशियल के साथ कोई भी अपने गोल को अचीव कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग बढ़ा सकें, तो इसके लिए यहाँ पे टिप्स है। पहला हमारा सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स। तो देखते हैं हाई स्टैंडर्ड्स क्या है। एक्सीलेंस बिंग विद सेटिंग एम्बिशियस गोल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर वंस। तो एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, अपने गोल को, अपने एम्बिशन को सेट करने से, ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड है उससे भी 2 गुना हम लोग स्टैंडर्ड गेन कर पाए। और ये ह्यूमन का नेचर भी है कि वो भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। By aiming for excellence, individual push beyond their comfort zone and aspire to achieve exceptional results. तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे दे दिया, देखो कंफर्ट जोन। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको अचीव करना है, उसको अगर आपका जो भी एम्बिशन है, तो उसके लिए अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, खुद को पुश करना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। जो आरामदायक का सुख ले रहे हो आप, जो पढ़ नहीं रहे हो आप, उसको जोन से निकलना होगा। चाहे कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो या फिर बिजनेस हो, उसके कंफर्ट जोन से निकलो एंड खुद को ढकेलो यार कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा खुद के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, आप खुद को एस्पायर कर पाओगे, दूसरे को इंस्पायर कर पाओगे बिफोर यू एक्सपायर। ठीक है, एक्सपायर होने से पहले खुद को इंस्पायर करो, ताकि आप दूसरे को इंस्पायर कर पाओ। और इससे आप क्या कर पाओगे कि अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपने गोल जो आपको अचीव करनी है वो अचीव कर पाओगे, और जो आपका रिजल्ट जो होगा वो काफ़ी बेहतर होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। मतलब इतना तो है कि आप उससे बेहतर कर ही सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कंटिन्यूअसली अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट करने से। जैसे आपने ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, एटॉमिक हैबिट एक बुक है जिसमें बताया है कि कोई भी हैबिट कैसे बनती है। तो छोटी छोटी चीज़ों करने से हमारी जो एक चीज़ें होती है वो हैबिट बन जाती है, वो हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअसली आपको इंप्रूवमेंट करना होगा, छोटी छोटी बदलाव करने होंगे। इससे क्या होगा कि आपको 1 साल बाद देखो खुद को, तो देखो कि अरे यार इतनी बड़ी चेंजेस आ गए मेरे अंदर, इतना बड़ा बदलाव आ गया मेरे अंदर। तो दिस इज़ दैट। देखते हैं हम लोग। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ।
तो इसमें क्या होता है कि आपको कमिटमेंट करना होता है कि आप लर्न करते रहोगे, इससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट, फीडबैक एंड रिफाइनमेंट, कंस्टेंटली स्टाइविंग टू एनहांस देयर नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि लोग क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं स्किल को डेवलप करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, ठीक है। और कंसिस्टेंटली क्या करते हैं वो कि नॉलेज को, इससे क्या होता है कि उनका बढ़ता है, उनकी एबिलिटीज़ बढ़ती है, योग्यता उनकी बढ़ती है और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अगला है हमारा थर्ड, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस को गले लगाना कि ठीक है चैलेंजेस है तो है, ठीक है मैं भी क्रैक करूँगा, चाहे वो एग्ज़ाम है या फिर कोई आपको स्टार्टअप शुरू करना है, फिर कोई भी बिजनेस हो, या फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या फिर कोई भी हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, आपको कुछ भी बनना है। तो उसके लिए क्या करो कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ अगर आपने ये बड़ा ड्रीम किया है तो चैलेंजेस तो आएंगे, इसको मानना होगा पहले, ठीक है। एक्सीलेंस रिक्वायर रिजाइलेंस एंड अ विलिंगनेस टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन रादर दैन से शाइंग अवे फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। इंडिविजुअल व्यू देम एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्ब्रेसिंग द चांस टू ओवरकम डाइवर्सिटी एडवर्सिटी एंड लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। इससे क्या होता है कि जो हमारी हिम्मत जो होती है चैलेंज को फेस करने की वो बढ़ती है। अगर हम उसको समझे कि हाँ ठीक है चैलेंज होगा, चैलेंजेस को गले लगाओगे तो आपको हिम्मत भी बढ़ेगी कि ठीक है मैं हिम्मत मेरे अंदर बढ़ गई, मैं इसको फेस कर सकती हूँ, चैलेंजेस चाहे कितनी भी आ जाए अब मैं तो फेस कर दूंगा, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे शर्माना नहीं है अगर आप कोई भी ड्रीम कर रहे हो, ठीक है, घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत लानी है अपने अंदर। और इससे क्या होगा कि जो आपकी ग्रोथ होंगी, आपकी डेवलपमेंट होंगी एंड इससे आपको एक चांस मिलेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए और कुछ सेटबैक्स मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इनोवेटिव थिंकिंग। इनोवेटिव आजकल देखते हो कि इनोवेटिव समाज बन रहा है, इनोवेटिव चीज़ें आ गई हैं आजकल, तो वही वाला इनोवेटिव है ये, ठीक है। जैसे अभिनव का सोच जो होता है वही वही वाला है ये। एक्सेलिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली टू फाइंड न्यू सोल्यूशन एंड अप्रोचेस। सॉरी सर्दी हो गया थोड़ा सा। By fostering a mindset of innovation, individual push the boundaries of what is possible, driving progress and breakthrough in their fields. क्या होगा अगर लोग इनोवेटिव नए तरीके से सोचेंगे, क्रिएटिवली सोचेंगे, तो इससे क्या होगा कि न्यू अप्रोचेज उनको अचीव होंगी, नया सोल्यूशन मिलेगा उनको, ठीक है। इनसे क्या होगा कि नई माइंडसेट उनकी बनेगी और वो खुद को अपनी जो बाउंड्रीज बना रखी है कि हाँ इसके आगे तो मैं कर ही नहीं सकता यार, क्या है मैं फेल ही होऊंगा और फेल ही होता रहूँगा, मैं तो कभी पास नहीं हो सकता, ये चीज़ें हैं उससे वो बाहर निकलते हैं, अपने बाउंड्रीज से बाहर निकलते हैं, अपने लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलते हैं और वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है उनमें प्रोग्रेस होता है और वो आगे की फील्ड में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अटेंशन टू डिटेल। Excellence entails meticulous attention to detail and a focus on quality in all aspects of work. Individuals take pride in their craftsmanship and strive for perfection, ensuring that every task is executed with precision and care. इससे क्या होता है कि ये जो लोग विस्तार पर ध्यान देते हैं, जो अटेंशन देते हैं डिटेल्स पर, एक एक चीज़ पर, उससे क्या होता है कि उनकी क्वालिटी बढ़ती है, फोकस जो होती है उनकी, फोकस की जो क्वालिटी होती है कोई भी काम पर वो बढ़ती है उनकी। इससे क्या होता है कि वो कोई भी अगर चीज़ परफेक्शंस के साथ करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उनका ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई ये नहीं होगा और वो इसमें सफल हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उनमें ये कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, अटेंशन टू डिटेल। अगला हमारा 6, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। ओके तो इसमें क्या होता है कि उत्कृष्टता के लिए जो होता है हमारा प्रतिबद्धता, ये हिंदी है इसका, काफ़ी लॉन्ग है। इससे क्या होगा कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें कमिटमेंट कर दिया एक्सेलेंस के लिए, तो ठीक है भाई, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपनी क्या दूसरों की भी नहीं सुनता, ये कमिटमेंट चाहिए उनको, ठीक है। अचीविंग एक्सेलेंस रिक्वायर्स डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस. Individual demonstrate unwavering commitment to their goals, maintaining focus and determination even in the face of obstacle or setbacks. देखो वो अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो कोई भी गोल को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, D2P, यानी डेडिकेशन और डिसिप्लिन और परसिवरेंस। अगर उनके अंदर परसिवरेंस है और वो उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है और डिसिप्लिन के साथ उस काम को कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक दिन ना एक दिन वो फोड़ेंगे, उसको क्रैक करेंगे जो भी चीज़ है वो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर वो कमिटमेंट करते हैं अपने गोल के लिए और फोकस करते हैं उस पर कि वो हर चीज़ को, हर चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका गोल को अचीव करने का जो मोटिवेशन होगा वो हाई होगा और वो जल्दी से इसको मोटिवेट कर पाएंगे बिना डीमोटिवेशन के, ठीक है। अगला हमारा 7, सीकिंग फीडबैक, फीडबैक लेना,
उसको ढूंढना, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन्वॉल्व सीकिंग फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स, इंडिविजुअल वैल्यू इनपुट फ्रॉम मेंटर्स, पीयर्स एंड स्टेक होल्डर्स, यूजिंग इट टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइन देयर स्किल एंड परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि लोग अगर किसी से पूछते हैं कि बताओ भाई मुझे कहाँ किस चीज़ में कमी हो रही है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ कि मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, कहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही है, थोड़ा सा बता दो कि मुझे और कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर किसी मेंटर से हेल्प लेना, या फिर कोई भी हमारे आसपास के जो लोग हैं जो जिन्हें हम जानते हैं जो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंसेस है, उनसे हेल्प लेना उनसे। इससे क्या हो सकता है कि हम खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं और एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ठीक है, फीडबैक देने से। 8 है हमारा सेलिब्रेटिंग सक्सेस। यार भाई सक्सेस पा लिया तो उसको सेलिब्रेट भी करो, इतना कंजूस मत बनो। इससे क्या होगा कि सामने वाला लोग भी इससे मोटिवेट होंगे आपको देखकर, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं यहाँ पे, एक्सीलेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट अचीविंग गोल्स बट ऑल्सो अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग accomplishments along the way. Sorry. Individuals take pride in their achievement and use them as motivation to continue striving for even greater height of excellence. देखो, अगर एक्सीलेंस का जो ये सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने गोल को अचीव कर लिया, नहीं। अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो भाई उसको सेलिब्रेट भी करो। आपने जो अचीव किया है, जो आपने जो भी प्राप्त किया है, जो भी आपका जर्नी था, बहुत कठिन था, काफ़ी चैलेंजिंग था, उसको सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ उसका। और इससे क्या होगा कि आप मोटिवेट होंगे एंड इससे भी बड़ी से बड़ी जो चैलेंजेस है, जो भी हाइट्स है, जो पीक्स है, आप उसको चैलेंज कर पाओगे एंड उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन्वॉल्व सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड मेंटेनिंग अ कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बाय परसुइंग एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल इंस्पायर अदर्स, ड्राइव प्रोग्रेस एंड अचीव देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। तो मैंने जैसे बताया था कि एस्पायर टू इंस्पायर, आई एन लिख दे रही हूँ, बिफोर यू एक्सपायर। तो एक्सपायर होने से पहले एस्पायर हो जाओ और दूसरे को इंस्पायर करो, ठीक है। यही है ये कि जो आपने जो भी चीज़ चैलेंजेस को फेस की है, उससे क्या हो कि आपको मोटिवेशन मिलेगा और अपने लो स्टैंडर्ड से अगर आप हाई स्टैंडर्ड में आए हो और एक इनोवेशन के साथ आए हो और अपने कमिटमेंट को मेंटेन किया आपने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया है, तो इससे क्या होगा कि आप तो खुद मोटिवेट होगे, खूब मोटिवेट होगे खुद आप। इससे क्या होगा कि आप भी क्या होगा कि आप और सभी चैलेंजेस को फेस कर पाओगे, चाहे वो लाइफ के कोई भी पड़ाव में हो, ठीक है। और इससे आप दूसरे को इंस्पायर कर पाओगे और इससे आप और प्रोग्रेस कर पाओगे और अपने फुल पोटेंशियल के साथ कुछ भी चीज़ को आप अचीव कर पाओगे अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आगे की आपको ऐसे क्लासेस और चाहिए तो आगे नीचे कमेंट करिए और बताइए कि हाँ मुझे आगे क्लासेस चाहिए, वरना मैं आगे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। I hope so this video was really informative for you. Hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you so much for watching.